स्वागत है आपके अपने चैनल आई जॉब नोटिफिकेशन पे। और आज हम बात करेंगे जो बीएसएससी का पेपर हुआ था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। वो आपका 2019 का जो पेपर हुआ था 2/6/2019 फेडरल ट्रेड का, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पेपर था वो आपका ऑफलाइन पेपर था और उस पर टाइमिंग जो थी 2 घंटे की। आज भी ऑफलाइन होता है क्योंकि उसके सेंटर जो दिए जाते हैं पेपर का वो आपका त्रिवेंद्रम में ही पेपर होता है। सो उस टाइम पे अभी जैसे ये तिरुवनंतपुरम करके था, अभी वो त्रिवेंद्रम हो गया है नाम उनका। सो टोटल पेपर जो है उसमें क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स जो होते हैं 320 मार्क्स होते हैं। समय जो होता है 2 घंटे का होता है। ये 2019 का पेपर है। बाकी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो अनुदेश हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, कैसा आपका सही क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मिलेंगे, गलत हो जाता है तो एक काट लिया जाएगा। OMR शीट पे पेपर होगा। ये सारी चीज़ें आप यदि ऑफलाइन में भी देते हो, कहीं दूसरे जगह का आप देते हो, LPSC का देते हो, URSC का देते हो, उनका पेपर क्या होता है, ऑनलाइन होता है। तो अभी हम जो है VSSC का चला रहे हैं। काफ़ी 3-4 जो है 16-17 का उसका भी अपडेट है। सो आप उसको मैं एक प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो उन सब चीज़ों के। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इसमें कोड संख्या जैसे था, जो पद का था वो 313-93-14-6। सो इसका है टेक्नीशियन बी फिटर का पोस्ट नंबर हो गया। सो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है, सो इसमें क्वेश्चन देखोगे कि ड्रेसिंग जो होता है, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू। तो ड्रेसिंग जो होता है ग्राइंडिंग व्हील में, वो मतलब क्या वो संदर्भ करता है, तो उसके बारे में पूछा है। तो इसमें ड्रेसिंग करने का मेन जो रेफर्स करता है वो रीस्टोरिंग करता है कटिंग एक्शन को। मतलब कटिंग एक्शन जो होता है व्हील का, उसमें रीस्टोरिंग करने का काम करता है। तो आपका चक्र के कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापन जो होता है वो आपका ड्रेसिंग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट शीट फॉर अ बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ अ ड्रिल होल। इसमें क्या है, आपका हिंदी में भी लिया हुआ है, इंग्लिश में भी लिया हुआ है। सो मैं चीज़ें अब जैसे इंग्लिश में भी मैं कुछ पढ़ दूंगा, कुछ इंग्लिश। सो जो जहाँ पे एक्सप्लेन करने का होगा चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। सो इसमें आप जैसे देखोगे, सो इसमें प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट सीट, मतलब फ्लैट सीट्स का जो फ्लैट सीट्स फॉर बोल्ट हेड ओपनिंग द ड्रिल होल। तो मतलब क्या है, प्रवेदित छिद्र के द्वारा एक बोल्ट सीट्स के लिए एक चपटा जो तल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है आपका, वो आपका होता है स्पोर्ट फेसिंग। ठीक है। इसमें जैसे और जैसे देखेंगे, ये इस पे ये जो होता है मेकिंग द व्हील कॉन्सेंट्रिक विथ एक्सिस। तो ये आपका ट्रूइंग करके होता है, जो ट्रूइंग करी जाती है आपका, उस पर ये ऑप्शन आता है। आगे इसमें और भी ऑप्शन देखते हैं, जैसे काउंटर बोरिंग है। तो काउंटर बोरिंग जो होता है, जो पहले से ही होल है उसको बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और उसमें एक गिवन डेप्थ होता है जहाँ तक आपको करना है। तो इसमें एक स्पेसिफाइड डेप्थ होता है और सॉकेट हेड और आपका स्क्रू हेड के लिए स्थान प्रदान करने के लिए काउंटर बोरिंग करी जाती है। वहीं आपका रिमिंग जो होता है, एक मल्टी कटिंग टूल के द्वारा जो होता है इंटरनल होल को फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही महीन मात्रा में जो होता है मटेरियल को काटने के लिए और फिनिशिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो आपका होल होता है। वही जो काउंटर सिंकिंग होता है उसका जो यूज़ होता है, बेवल एज जो होता है, ड्रिलिंग जहाँ ड्रिलिंग करी हुई है इस पे जो होता है बेवल एज, जो आपका सत्ता से बाहर ना निकले हेड, उसके लिए जो काउंटर सिंकिंग करा जाता है। स्पोर्ट फेसिंग जो होता है वो जो बोल्ट हेड होता है उसको फ्लैट सीट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है। अगले आते हैं क्वेश्चन 3 नंबर पे। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज़ नोन एज। तो मतलब अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो वो आपका होता है टॉलरेंस। डेविएशन जो होता है, डेविएशन आपका बेसिकली जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, जैसे बेसिक साइज़ जो होता है, मतलब डिफरेंस जो होता है उसमें डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज़ जो होता है, बेसिक साइज़ से होल का साइज़ या फिर शाफ्ट का साइज़, उसका जो अंतर होता है वो आपका डेविएशन कहलाता है। फिट जो होता है, फिट आपका हॉल और शाफ्ट के बीच में जो दर्शाता है वो आपका फिट होता है। और ये आपके 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपका एक इंटरफेरेंस हो गया, क्लियरेंस होता है, और एक आपका जो होता है ट्रांजिशन फिट होता है। सो इसके भी देखेंगे, आगे सवाल मिलेंगे उसमें। चौथे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में 28 है, फिर ±5 है ना। और के जो है
अविविध क्षेत्र के लिए सहायता मतलब टॉलरेंस पूछा है, आपका साइज़ दिया हुआ है 28 ± 0.5 mm वो होल का साइज़ है, और ये टॉलरेंस पूछ रहा है। तो टॉलरेंस में क्या होता है, जो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होते हैं, दोनों को ऐड करना होता है। सो 0.5 है, इसका डबल कर दो तो आपका 1 mm जो है वो आपका टॉलरेंस हो जाएगा, और जो 28 है उसका होल का साइज़ हो जाएगा। एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट ऐसे होगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, लोअर डेविएशन जो होता है होल का वो क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो होल बेसिस सिस्टम में जो होता है होल का डेविएशन, लोअर डेविएशन वो होता है आपका 0 mm। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठे नंबर क्वेश्चन में वेल्ड की संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है। द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ अ वेल्ड इज़ नोन एज। तो वेल्ड की जो संलयन की गहराई होती है उसको क्या कहा जाता है उसके बारे में पूछा है। सो वो जो होता है आपका वो पेनेट्रेशन होता है, पेनेट्रेशन उसको बोलते हैं। वहीं जैसे अगला हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मोल्टन पूल जो होता है, मोल्टन पूल में क्या होता है बेसिकली वहाँ पे जो एक फॉर्म्स बनाया जाता है जिसमें मेटल को डाल के वहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च को क्या करा जाता है, मेल्ट करा जाता है। सॉरी, वेल्डिंग टॉर्च की सहायता से मेटल के ऊपर मेल्ट किया जाता है। जो आपका टॉर्च लगाओगे और वहाँ पे लगाओगे तो उससे क्या होता है, एक पुल बनता है। वहाँ पे क्या होता है, मेटल जो होता है वो मेल्ट होता है। फिर जाकर वेल्डिंग करने का काम आगे का होता है। आगे जैसे फ्यूजन का, तो फ्यूज जहाँ पे हो रहा है मेटल जो होता है, फ्यूज होने के बाद क्या होता है, जुड़ता है। तो जहाँ पे उसका फ्यूजन पॉइंट होता है तो वो आपका फ्यूजन हो गया। ड्रैग हो गया बेसिकली जो रोटेशन, मतलब जैसे हम वेल्डिंग का आप रॉड पकड़ोगे और जो हैंडल है, एक मिनट, सो जैसे क्या होता है ड्रैग में कि मतलब आपका वेल्डिंग रोड हो गया, उसको आप लगा के एक पॉइंट से यहाँ से लगा के ये आप करते करते आ रहे हो, तो ये बेसिकली घिस रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और ये लगाते आ रहा है। तो यही आपका ड्रैग होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घसीटते हुए लेके जाना है। सो हम टेक्निकल चीज़ में जानेंगे तो टेक्निकल में देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब एंगल ऑफ मोशन होता है, जो डायरेक्शन इसमें प्रोवाइड करी जाती है वेल्डिंग रोड को, या फिर गन जो होता है वो मूव होता है, वो आपका ड्रैग कहलाता है। 7वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज, मतलब 10 नेचुरल नंबर का जो है आपका 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा उसके बारे में पूछा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आता है n+1/2 होता है। सो ये आपका फार्मूला होता है। तो n आप 10 को मान के चलो तो 10/2 कर दो तो ये 5 हो जाएगा, और ये 10 + 1 11, 11 × 5 = 55 हो जाएगा आपका। सो ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 8वें नंबर पे। इसमें लिखा हुआ है आपका जो बेलनाकार बाह्य पृष्ठ का एक उपकरण को दबाने के लिए चित्रांक को कहा जाता है। तो पेनेट्रेट ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस प्रेसिंग अ टूल इज नोन है। तो मतलब एक प्रकार का उसमें क्या होता है, पैटर्न बनता है जो सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो जो होता है आपका नर्लिंग होता है। बोरिंग क्या होता है, जो पहले से ड्रिल किया हुआ है बस उसको होल को बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो प्रोसेस वो आपका बोरिंग होता है। टर्निंग जो होता है, जो सिलिंड्रिकल सरफेस के बाहरी पेट में एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, वो आपका जो होता है वो आपका टर्निंग होता है। वहीं टेपर टर्निंग में वो टर्निंग जो होता है उसमें टेपर किया जाता है। जैसे आपका ये सिलेंडर है, उसमें जो भी जॉब बनते हैं आपके लेथ में वो आपका सिलिंड्रिकल जॉब ही बनेगा। इस पर आप जैसे टेपर टर्निंग करोगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल कोने में थोड़ा सा आगे छूटेगा, जिसमें आपका ऐसे रखो, थोड़ा सा टेपर कर दो बस। तो ये आपका टेपर टर्निंग हो गया। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शेप ऑफ रास्प कट फाइल। तो रास्प कट जो फाइल होता है उसका शेप किस प्रकार का होता है उसके बारे में पूछा है। तो वो आपका हाफ राउंड में मिलता है। बाकी शेप के हैं, ये फाइल राउंड फाइल होता है, प्लेट फाइल होता है, रेक्टेंगुलर फाइल होता है। सो इसके बारे रास्प कट का जो शेप है उसके बारे में पूछा था, वो हाफ राउंड होता है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो द पंच इज यूज फॉर मार्किंग विटनेस मार्क। तो विटनेस मार्क के लिए, मार्क बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा पंच यूज़ किया जाता है। तो आपका 60 डिग्री प्रिंग पंच जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। 30 डिग्री जो प्रिंग पंच होता है उसका लाइट पंच के लिए यूज़ किया जाता है। आपका सेंटर जो 90 डिग्री का है सेंटर पंच, उसका जो उपयोग होता है ड्रिल बिट के पॉइंट के लिए एक स्थान देने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम।
सो 11वें नंबर क्वेश्चन में है, एक स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड है और 300 mm लंबाई है उसकी, और उसमें दांते जो हैं 375 दांते उसमें बने हुए हैं। तो ब्लेड सेट का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ ब्लेड, मतलब ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार पूछ रहा है। सो इसमें क्या होता है, आप पहले देखोगे 300 है और 375, मतलब 300 की लंबाई में कितने हो गए, 375 हो गए हैं। तो ये आप जैसे करोगे 300 और 375, इसको जब आप करोगे तो 0.8 आता है। 0.8 कहने का मतलब आपका आ जाएगा ये फाइन में। सो सबसे पहले फाइन देखेंगे। फाइन में आपका दो है, एक आपका ये सूक्ष्म वाला डी है और ये सी है। इसके बाद फिर क्या है इसमें, अब इसमें अलग अलग होते हैं जैसे सेट जो आपके बनते हैं। सो अभी जैसे 300 है और 375 है, तो इसमें टाइप ऑफ सेट बनते हैं। जब आपका पिच आ जाएगा, ये फाइन में आ जाएगा, तो फाइन में जैसे फाइन में जो होता है वो वेब सेट होता है ना। सो ये आपका जो हो जाएगा फाइन वेब सेट हो जाएगा डी। अब इसका थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे पिच ऑफ ब्लेड जो होते हैं, पिच ऑफ ब्लेड जो होते हैं वो आपका क्या होता है, कोर्स होता है, मीडियम होता है, मीडियम होता है और एक फाइन होता है। जिसमें कोर्स जो होता है 1.8 होता है। अब उसके बाद मीडियम में जो होते हैं, मीडियम में दो होते हैं, एक 1.4 होता है और एक आपका 1 mm का होता है। और फाइन जो होता है उसमें 0.8 mm का होता है जो पिच होती है वो। वहीं आपका जैसे क्या होता है, टाइप ऑफ सेट में क्या हो जाता है, जैसे पिच आपका पिच हो गया, पिच डिफाइन करोगे फिर टाइप ऑफ सेट करोगे, है ना। टाइप ऑफ सेट का तो पिच जो हो जाएगा 1.8 का, वो ये मतलब 1 से ओवर का जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड में आ जाएगा। स्टैगर्ड सेट होता है उसमें आ जाएगा। वहीं आपका जो है 1 mm तक का जो आएगा, या 1 mm तक का जो है आएगा, उससे ऊपर का जो भी है आपका स्टैगर्ड में चला जाएगा। 1 mm में डिपेंड करता है, आपका वेब भी हो सकता है और स्टैगर्ड भी हो सकता है। सो दोनों होने के चांसेस होते हैं। और वहीं जब आप फाइन में आओगे 0.8 में आओगे तो वो आपका वेब सेट ही होगा, दूसरा नहीं होगा। सो इसमें जैसे हम करते हैं तो 300 डिवाइडेड बाई 375 कर दिया तो ये आपका 0.8 आ गया पिच जो है, तो दैट मीन्स ये आपका फाइन में वेब सेट हो जाएगा। सो डी आंसर हो जाएगा। अगला है 12वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें दिखा है फाइंड आउट द स्पीड कटिंग, स्पीड सेटिंग फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल। डायमीटर दिया हुआ है, कट एट वर्क, पीस ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में काटना है और कटिंग स्पीड ऑफ HSS फॉस्फोरस, ये आपका कटिंग स्पीड है। तो इसका जो फार्मूला होता है कटिंग स्पीड का वो होता है पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। इसमें आपका ड्रिल डायमीटर दिया हुआ है वो 24 है और आपका कटिंग स्पीड दिया हुआ है 35 है। सो ये आ जाएगा 35 इंटू, ये जब यहाँ पे है तो इसका वैल्यू मैंने 35 लिख दिया, ये आपका आ जाएगा ऊपर तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, इसमें स्पीड निकालना है, RPM निकालना है, तो N निकालना है। पाई और डी का यहाँ 22 और ये आपका ऊपर 7 चला जाएगा और डी जो है वो 24 है। जब इसको आप काटोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ये मतलब 400 प्लस आता है। तो नियरेस्ट में जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 400। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 प्लस जाता है, तो क्योंकि ये एक्यूरेट दिया नहीं हुआ है सो इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 13 नंबर पे। इसमें दिया हुआ 60 डिग्री कोण है के साथ अगर एक छेनी नती कोण 39.5 है तो स्पर्शी कोण कितना होगा। सो क्लियरेंस एंगल इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजल विथ पॉइंट एंगल हो गया 60 डिग्री। मतलब आपका ये जैसे आप चीजल लगा दो यहाँ पे, ये आपका चीजल है, तो ये कोण जो है ये है आपका 60 डिग्री है ना। ये चीजल मान लो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 60 डिग्री है और ये वाला जो है ये 39.5 डिग्री है ना। सो इसमें एक फार्मूला लगता है आपका। सो फार्मूला ये कहता है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मान लो प्लस बीटा बाई 2। सो अल्फ़ा बीटा मैं किसको मान रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा। सो जो आपका पॉइंट एंगल है, जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है हमारा 39.5 है, तो उसको हम करेंगे यहाँ पे 39.5 करेंगे और हमें निकालना जो है वो अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा मीन्स हो गया आपका जो जो पूछा है क्या है, क्लियरेंस एंगल पूछा है, तो क्लियरेंस एंगल को मैंने अल्फ़ा मान लिया और जो आपका पॉइंट एंगल हो जाएगा तो ये मैं इधर साफ साफ फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। सो आई इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस A/B/2। सो ये आपको फार्मूला जैसे हो गया। तो आई जो है इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा क्या दिखा है
39.5 है, 39.5 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस ये जो है हमारा पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल आपका 60 डिग्री है, 60/2, तो ये आपका कितना बच जाएगा 30 डिग्री। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो मतलब आपका जब 39 से माइनस करोगे 39.5 से 30 को, सो आपका क्या बचेगा 9.5 बचेगा। तो यही आपका 9.5 जो है वो क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। अगले चलते हैं हम 14 नंबर पे। सो इस पे है चूज अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होप ऑफ लार्जर डायमीटर। तो मतलब एक से ज़्यादा ड्रिल करना है और साथ में आपको जो बड़े होल बनाने के लिए जो इस्तेमाल में उपयोग किए जाते हैं वो आपका ड्रिलिंग मशीन का नाम पूछा है, तो आपका जो हो जाएगा वो आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है इसका उपयोग जो होता है बड़े जॉब के जो होल बनाने होते हैं उस पर, और मल्टीपल्स होल बनाने होते हैं एक जगह से दूसरे जगह भी ऐसे करके, उसको कॉलम्स की सहायता से वो घूमता है उसमें। तो इसीलिए जो बड़े जॉब के होल होते हैं, बड़े होल होते हैं और मल्टीपल्स होल्स होते हैं, उसके उपयोग में आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आपका 100 से 125 mm का परास के बारे आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है और एक छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बैरल में अंशांकन है आपका 16.5 का, और इसमें 28 जो है अंगुल त्राण अंशांकन है, मतलब आपका थिम्बल डिवीज़न है। सो जो यहाँ पे रेंज दिया रहता है 100 से 125 है, तो आपको 100 पहले मान लेना है, 100 है। उसके बाद दिखाया गया अंशांकन 16.5 का है ना। बैरल रीडिंग जो है वो आपका 16.5 है। सो यहाँ पे आपका 16.5 से ऐड कर दो, 16.5 हो गया। फिर उसके बाद 28 थिम्बल डिवीज़न है, 28 जो है वो डेटम लाइन पे दिखा रहा है, तो वो आपका 28 थिम्बल डिवीज़न हो जाएगा। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो आपका लिस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। सो इसका जो लिस्ट काउंट होता है आपका 0.01 होता है, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.28 ही आएगा, है ना। जब आप इसको ऐड करोगे 578 हो जाएगा, 116.78। सो किस में है आपका डी जो है आंसर, डी में आपका 116.78 है। अगले सवाल पे चलते हैं 16 नंबर पे। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो रोट आयरन में जो है कार्बन कंटेंट परसेंटेज कितना होता है, तो बिल्कुल वो 0 के नियरेस्ट होता है, तो 0.02 टू 0.03 हो जाएगा। सबसे लोवेस्ट जो है किसका परसेंटेज है आपका, सी का है, सी हो जाए। आपका अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है हीट ट्रीटमेंट का एक सवाल है, जो इसमें क्या है ऑप्टन, मतलब उसमें मृदुलता, उन्नत मशीनियता। सो मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में कर देता हूँ। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पूछा है, जिसमें आपका सॉफ्टनेस, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, इंक्रीज होता है, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, और इंटरनल स्ट्रेसेस को जो होता है रिलीव किया जाता है, और साथ ही जो ग्रेन साइज है उसको रिफाइन किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो आपका जो होता है एनीलिंग। एनीलिंग में ये सारे होते हैं जो आपका माफ़ कीजिएगा। सो उसमें क्या होता है, मृदुलता का गुण आता है। जब एनीलिंग करते हो तो मृदुलता होता है, मशीनिटी करने के लिए वो मशीनरिटी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, डक्टाइल हो जाता है, और जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं उसको भी रिलीव करता है और ग्रेन साइज को भी रिफाइन करता है। सो वो आपका एनीलिंग होता है। तो टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्परिंग का भी देखेंगे। तो टेम्परिंग जो होता है आपका, इसमें थोड़ा सा टफनेस डाला जाता है और ब्रिटलनेस को जो होता है रिलीज किया जाता है। वहीं और साथ ही क्या होता है, हार्डनेस जो होता है वो रिलीज किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है नियरेस्ट 400 डिग्री के आसपास में इसका टेम्परिंग जो किया जाता है, पहले हीट करके फिर कूलिंग करी जाती है। इसमें 400 डिग्री पे होता है, जिसमें आपका क्या होता है हार्डनेस जो होता है निकाला जाता है, थोड़ा सा उस पर हार्डनेस निकाल के थोड़ा टफ और ब्रिटल वगैरह। अगले पे है जैसे नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग जो है, नाइट राइडिंग आपका एक केस हार्डनिंग प्रोसेस है, जिसमें आपका गैस जो यूज़ किया जाता है, अमोनिया गैस का यूज़ किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है तकरीबन आपका 460 डिग्री से 600 कुछ डिग्री, 620-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का बीच में उसमें किया जाता है। और जो आपका हार्डनिंग है, हार्डनिंग बेसिकली जो इसका यूज़ होता है हार्डनिंग का, हार्ड करता है मटेरियल को, और साथ ही इसमें जो होता है ऐड किया जाता है स्क्रैचिंग जो होता है स्क्रैब्रेशन का, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड करी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन जो है रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील। तो रूम टेम्परेचर में जो सामान्य ताप पर सादा कार्बन स्टील किस अवस्था में होता है,
तो आपका ये तीनों अवस्थाएं उस टाइम पे पाई जाती है। फेराइट भी पाया जाता है, सीमेंटाइट भी पाया जाता है और फिर पियरलाइट भी पाया जाता है। अगले चलते हैं। अच्छा, इसमें जैसे देखोगे फेराइट और सीमेंटाइट का, तो फेराइट और सीमेंटाइट का केस नहीं बनता है। फेराइट और पियरलाइट का केस बनता है तो वो जैसे ऑस्टेनाइट हो गया आपका, सॉरी ऑस्टेनाइट कह रहा हूँ। इसमें एक हाइपर, हाइपो और एक और होता है। अगला आएगा सवाल इस तरह का और भी आएगा, तब मैं उसमें बताता हूँ उसमें परसेंटेज। 19 नंबर क्वेश्चन पे आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्किंग। हाँ, मतलब इसमें पूछ रहा है वर्क होल्डिंग एसेसरीज जो है वो लेथ का वो नहीं है, इसमें से कौन सा है। सो ये इसमें से जो है आपका, इसमें जैसे देखते हैं तो आपके वर्क होल्डिंग एसेसरीज, इसमें आपका कैच प्लेट जो है वो आपका सपोर्टिंग टूल होता है या सपोर्टिंग एसेसरीज बोल सकते हो। और लेथ में जो यूज किया जाता है कैच प्लेट का, वो आपका सपोर्टिंग एसेसरीज के रूप में यूज किया जाता है। वहीं फेस प्लेट हो गया, मेंट्रल हो गया और सेल्फ सेंटरिंग चक जो है, ये सारे होल्डिंग एसेसरीज हैं। सो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कैच प्लेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर पे। वर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन चिप ज्यामिति को नियंत्रित करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द चिप ज्योमेट्री वाइल टर्निंग। जब आप टर्निंग कर रहे होते हैं तब चिप ज्योमेट्री जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उसके बारे में पूछा है। सो इसका जो मेन होता है वो रैक एंगल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके जैसे मटेरियल आप जब उड़ा रहे होते, चिप्स का काट रहे होते तो ऊपर से निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है, रैक एंगल ऊपर का जो हिस्सा बचता है वो आपका रैक एंगल कहलाता है। सो जब आप टर्निंग कर रहे होते हैं तो उसको जो चिप्स होती हैं उनको जो कंट्रोल करने का काम करता है वो होता है आपका रैक एंगल। इसमें जैसे क्लियरेंस एंगल है, तो क्लियरेंस जो होता है जो मटेरियल और टूल के बीच में, वो आपका क्लियरेंस एंगल दिया जाता है जिससे आपका घर्षण न करे और आसानी से फिर उसमें काम कर सकते हैं। अगला जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन में, 21 में एक आपका फिट दिया हुआ है और इस फिट के बारे में पूछा है, ये कौन सा फिट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे H7 और G6 है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। जो फिट्स होते हैं वो आपके 3 तरह के फिट होते हैं, जिसमें फिट जो अलग अलग फिट होते हैं, जैसे क्लियरेंस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ट्रांजिशन, ये 3 फिट होते हैं। तो तीनों के जो ये H G ये सारे जो होते हैं उनके पैरामीटर्स होते हैं। तो आपका जो ये इसमें 30 H7 G6 के बारे में पूछा है, ये कौन से टाइप का फिट है, तो आपका जो है वो क्लियरेंस फिट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ए से एच तक होता है, जैसे क्लियरेंस फिट का क्या होता है, ए से एच तक होता है, टोटल 8 होते हैं। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस में जाओगे, सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस में होते हैं, और ट्रांजिशन में 6 के आसपास होते हैं। अगले चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन में। इसमें साइज़ दिया हुआ है होल का, और ये शाफ्ट का साइज़ है ना। इसमें क्या पूछा है, मिनिमम इंटरफेरेंस पूछा है। तो मिनिमम इंटरफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो आपका, जब मिनिमम निकालने का होता है उस केस में जो फार्मूला लगता है आपका, जो होल का अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है मिनिमम इंटरफेरेंस। तो अपर लिमिट ऑफ होल देखते हैं वो कितना है। तो ये आपका 0.021 या कह लो 25 से आप ऐड करोगे, सो सेम है, दोनों बेस सेम है, इसलिए हम सीधा ये जो टॉलरेंस दिया हुआ है उसी को हम माइनस करेंगे तो ईजिली हमारा निकल जाएगा। तो अपर लिमिट ऑफ होल देखते हैं, या इसमें मेन फार्मूला जो लगता है, मिनिमम जब निकालने का होगा तो मिनिमम जो होगा शाफ्ट का लिया जाएगा मैक्सिमम, और शाफ्ट का जो है वो मिनिमम लिया जाता है और होल का मैक्सिमम लिया जाता है। तो इसमें क्या है, 0.02 है, 0.022 है, और इसका जो मैक्सिमम है होल का आपका 0.021। फार्मूला जो होता है मिनिमम इंटरफेरेंस का, जो होता है मिनिमम इंटरफेरेंस का, तो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, इसको जब आप माइनस करोगे तो 0.01 आएगा। तो आपका बी में जो आंसर है वो आपका 0.01 हो जाएगा। तो सिंपल करना है, इसका जो मिनिमम है और इसका जो मैक्सिमम है उससे आप डिफरेंस निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो है बी है। अगले सवाल पे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा। इसमें पूछा है द विथ ऑफ कट प्रोड्यूस इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नॉन एज, मतलब गैस कर्तन प्रचलन में
उत्पन्न जो कर्तन की चौड़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो उसको बोलते हैं कर्व। कर्व जो होता है मतलब जब गैस कटिंग ऑपरेशन में एक फॉर्म क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, कट प्रोड्यूस होता है, तो उसको जो नाम है उसको बोलते हैं कर्व बोलते हैं। अभी जैसे और भी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ड्रैग के बारे में हमने देख लिया था। तो जो ड्रैग है जो मतलब बैक हैंड या फिर पुल वेल्डिंग जैसे करते हैं, जैसे हम उसमें क्या करते हैं, टॉर्च को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो टॉर्च कह लो या वेल्डिंग रॉड को जो मूव करते हैं वो आपका ड्रैग होता है। वहीं आपका जो बेबल होता है जब कटिंग करते हैं मेटल को, और वहाँ पे जो एक एज बनता है विद एन एंगल, मतलब वेल्डिंग करने से पहले जो आप एज बनाते हो, जैसे इस तरह का 2 प्लेटें हैं, इसको दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ऐसे थोड़ा टेपर बनाओगे, एंगल बनाओगे, जिससे क्या होगा फिर यहाँ पे आपको वेल्डिंग करने में आसानी होगी, तो कि दोनों के दोनों मटेरियल को लग जाएगा। नहीं तो आप यदि प्लेन रखते हो और सीधा वेल्डिंग करते हो तो उतना मजबूत जोड़ नहीं बनता है। यहीं बेवल करके करोगे तो फिर वो मजबूत जोड़ बनती है। सो उसके बारे में बेवल इसलिए किया जाता है। बेवल उसी को कहते हैं। गोजिंग जो होता है ये एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, मटेरियल को निकालने के लिए वेल्डिंग की सहायता से जो उपयोग किया जाता है वो आपका गोजिंग होता है। 24 नंबर पे है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है उसके बारे में पूछा है। वेल्डिंग परिनामित्र को में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू कन्वर्ट द। सो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी को कन्वर्ट करता है, इसके बारे में पूछा था। सो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एसी मेन सप्लाई को क्या करता है, एसी वेल्डिंग सप्लाई में चेंज करता है। तो उसमें किस में है, एसी मेन सप्लाई, तो ये आपका सी में है। एसी मेन सप्लाई जो होता है वो आपका वेल्डिंग सप्लाई में, एसी वेल्डिंग सप्लाई में उसको कन्वर्ट करता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें क्या है, द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच इज़ कनेक्टेड टू द हैंडल इज़ नोन एज। सो वो आपका टैंग होता है, मतलब जो नैरो एंड थिन पार्ट जो होता है फाइल का, जो हैंडल के साथ कनेक्टेड होता है उसको टैंग बोलते हैं। बाकी 4 देख लेते हैं। तो टिप जो होता है बिल्कुल सामने, जैसे ये फाइल हो गया, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टिप। और यहाँ जो हो गया ये आपका टैंग हो गया। पॉइंट जो हो जाएगा इसको टिप या पॉइंट जो है दोनों एक ही कहते हैं। उसके बाद एज जो हो जाएगा, ये साइड वाला जो है वो आपका एज हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन द फाइल नॉट हार्डन एंड टेम्पर। तो फाइल का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। तो वो जो होता है आपका वो हील होता है। जो हील है, अच्छा टैंग भी है इसमें ऑप्शन में, ठीक है। तो टैंग जो होता है, क्योंकि टैंग जो होता है, ये जो टैंग होता है, टैंग आपका हैंडल के साथ लगता है, तो इसको हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, हील से जो क्वेश्चन बनता है इसमें दांतें नहीं होती हैं। एज जो होता है साइड का पार्ट हो गया, बॉडी जो होता है वो आपका मेन जो है ये पूरा का पूरा बॉडी हो जाएगा। टैंग जो है ये आपका हार्ड और टेम्पर नहीं रहता है। एज आपका साइड वाले पार्ट में जिसमें सिंगल कट होते हैं, दांतें पैरेलली कटे होते हैं। हील जो होता है जहाँ पे आपके दांतें नहीं मिलेंगे, टीथ नहीं मिलते हैं। वही 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। तो इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल है, इसमें से एग्जांपल पूछा है कौन सा है उदाहरण के लिए। सो आपका जो है बेबल गेज जो होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग एंगल मेजरिंग टूल होता है। बाकी सब देखते हैं तो बेबल प्रोडक्टर आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, जिससे आपका कोण में मापते हैं। वही आपका कॉम्बिनेशन सेट भी है जिससे कोण मापते हैं, और साथ ही उसका उपयोग अलग अलग तरह से भी करते हैं। मार्किंग टेबल भी होता है आपका, सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। जब हम मार्किंग करते हैं तो डेटम प्रोवाइड करने का काम करता है। जबकि बेबल गेज का क्या होता है, यूज करके हम दूसरे जगह से ट्रांसफ़र करके वो मतलब उसमें जो वेरिएशंस होते हैं उसको एंगल का, उससे हम जांच करते हैं। और एंगल ही मेजरमेंट करने का काम जो होता है बेबल गेज से करते हैं। 28 नंबर पे देखते हैं, इसमें क्या है, 3 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस, मतलब 3 कॉइन है जिसको टॉस किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट टू हेड। तो 2 मैक्सिमम चित्त मिलने की संभावना किस में है उसके बारे में पूछा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स से, मैथ से है, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन से है, जिसका प्रोबेबिलिटी करके है संयोजकता उस पर होता है, उसका ये सवाल है। सो इसका यदि इसमें 3 सिक्के को उछाला जाता है, जिसमें आपका 3 सिक्के उछालते हो और 2 चित 2 पट मतलब 2 चित मिलने की संभावना कितनी होगी। तो जब आप इसको उछालोगे तो जो पॉसिबिलिटी होती है, 3 जब आप लेते हो ना सिक्के, तो इसमें आपका 8 टाइम आएगा, अलग अलग आ सकता है, ठीक है। 8 टाइम में से एक टाइम ऐसा आएगा,
मतलब इसमें जैसे 2 लिखा हुआ है ना, 2 चीज़ 2 आने का है, तो इसमें एक बार ऐसा होगा जब आपका नहीं आएगा, जिसमें अलग अलग आएंगे, तीनों के तीनों सेम सेम आते हैं। जैसे आप मान लीजिए जो कैसे करो आप, जैसे आपका टेल हो गया, एक तो तीनों टेल मान लो, फिर आपका टेल हेड टेल 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 हेड, ये 3 हो गए। उसके बाद हेड हो जाएगा टेल टेल, फिर अगला जो आएगा आपका टेल 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 हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल, उसके बाद आपका हेड टेल हेड हेड टेल हेड हो गया। उसके बाद हेड हेड टेल, और एक आएगा आपका पूरा तीनों के तीनों हेड हो जाएगा, 7 हो गया। एक और हो जाएगा आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं, ठीक है। तो 8 जो हैं इसमें हो जाते हैं। तो संभावना जो होती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाली प्रोबेबिलिटी जो होता है 2 हेड होने का, तो आपका उसमें 7/8 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्पायरल ग्रुप विच रन टू द लेंथ ऑफ फुल ड्रिल आर नोन एज, मतलब ड्रिल के ऊपर जो ग्रुप्स बने होते हैं, स्पायरल ग्रुप्स बने होते हैं पूरे लंबाई में, उनको क्या कहते हैं उसके बारे में पूछा है। तो आपका वो फ्लूट कहलाता है। बॉडी हो जाएगी, जैसे ये आपका ड्रिल हो गया, इसमें ऐसे ड्रिल हो गया है ना, इसको फ्लूट हो गया। सो ये फ्लूट हो गया, स्पायरल फ्लूट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं। पॉइंट जो हो जाएगा बिल्कुल नीचे जो होता है, नीचे आपका जहाँ पॉइंट होती है वो आपका पॉइंट होता है। बॉडी ये पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बॉडी हो जाएगा। टैंक का जो है सबसे ऊपर जो R1 में फिट होगा या स्लीव में फिट होगा, वो आपका टैंक हो जाएगा। इस पर देखते हैं 30 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज टू प्रिवेंट क्लोग इन फाइन ग्राइंडिंग। तो फाइन ग्राइंडिंग जहाँ पे करते हैं वहाँ पे क्लोग्स, मतलब एक जो बुरादे होते हैं वो फंस जाते हैं, तो उसके लिए हम कटिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा है। मतलब क्लॉग से बचाने के लिए कौन से कटिंग ऑयल का जो होता है इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो आपके उसके लिए जो होता है ग्राइंडिंग के लिए, उसमें जो आपका सिंथेटिक ऑयल यूज किया जाता है, सिंथेटिक सोल्यूबल यूज के ऑयल जो होता है ग्राइंडिंग में जब कटिंग करते हैं उसमें उस टाइम में यूज़ किया जाता है आपको सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का। सोल्यूबल ऑयल ये जनरल पर्पस में यूज़ होता है, वाटर का जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। वाटर हम कर देते हैं जहाँ पे एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इससे क्या होता है, जंग पकड़ता है। अगले पे चलते हैं, मिनरल ऑयल का भी वैसे यूज होता है। 31 नंबर पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चीज़ल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। मतलब वो छेनी के बारे में पूछ रहा है, जो कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए, मतलब स्क्वायरिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका वो जो होता है डायमंड पॉइंट चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल का जो उपयोग होता है स्क्वायरिंग ऑफ मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। मटेरियल का जो होता है वर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फ्लैट चीज़ल जो होता है, जहाँ पे एक्सेस मटेरियल जैसे वेल्डिंग का हो गया, उसके बाद उसको निकालने के लिए होता है फ्लैट चीज़ल का उपयोग। वेब चीज़ल का जो होता है, वेब चीज़ल का इस्तेमाल जो किया जाता है जब चैन ड्रिलिंग करते हैं। जैसे एक आपका प्लेट ले लो, इस पर चैन ड्रिलिंग मतलब पास पास ड्रिल करते हैं, और जो इसके बीच का मेटल को निकालना होता है तो उसमें होता है चैन वेब चीज़ल का इस्तेमाल। क्रॉस कट और कैप चीज़ल जो होता है, क्रॉस कट चीज़ल को ही कैप चीज़ल बोलते हैं। सो इसका जो उपयोग होता है कीवे ग्रुप्स या स्लॉट्स जो होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है क्रॉस कट चीज़ल और कैप चीज़ल का। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इन अ ड्रिल बिट द एंगल बिटवीन द चीज़ल एज एंड द कटिंग लिप इज़ नोन एज। तो मतलब इसमें क्या है, प्रवेदन बिट के छेनी कोर और कर्तन कोर। सो आपका जैसे ये ड्रिल बिट मान लो, इस पर आपका ड्रिल बिट बन गया, ये पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या पूछा है, चीज़ल एज, ये चीज़ल एज और कटिंग लिप हो गया और चीज़ल एज, उसके बीच का जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है। तो आपका वो हो जाएगा चीज़ल एज एंगल हो जाएगा। चीज़ल एज से लेकर कटिंग लिप, ये आपका कटिंग लिप और इधर चीज़ल एज, तो आपका जो ये जैसे होता है क्लियरेंस चीज़ल एज एंगल। सो उसके बारे में पूछा है। कटिंग लीप में जो छूटता है, सो इसमें जैसे देखते हैं तो ये आपका 4 ऑप्शन है, वेव, ब्रेक, लीप और हेलिक्स। इन अ ड्रिल बिट द एंगल बिटवीन द चीज़ल एज एंड द कटिंग लीप इज नोन एज कटिंग लीप।
सो उसको क्या बोलते हैं हम, चीजल एज एंगल बोलते हैं। और साथ ही जो होता है उसको हम रैक एंगल भी बोलते हैं, रैक एंगल या हेलिक्स एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। सो रैक एंगल आपका डिपेंड करता है मटेरियल जैसे काटना है, और लिए रैक एंगल को हेलिक्स एंगल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है, लीप एंगल दिया हुआ है, तो लीप एंगल जो होता है क्लियरेंस बिटवीन क्या होता है, सरफेस का होता है, और लीप ऑफ द जो ड्रिल बिट होता है वो आपका लीप एंगल होता है। वेव एंगल जब आप ऐसे बढ़ाओगे फिगर जो बनता है, इस पे बना देते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 1 डिग्री जो है कितने होते हैं, तो 1 डिग्री सारे देखोगे आपका सेकंड और मिनट में दिया हुआ है। तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, सेकंड में यदि 3600 सेकंड होता है, सो वो आपका 1 मिनट में 1 डिग्री में 3600 सेकंड होता है और 60 मिनट होता है। तो आपका बी आंसर हो जाए। 34 नंबर पे देखते हैं। इसमें एक शंकु का आयतन जो दे रखा है, आयतन ये है, व्यास ये है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछ रखा है। शंकु का आयतन है तो शंकु का आयतन आप निकालो, उसमें व्यास आपका दिया हुआ है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1000 पाई/3 है ना। इसका फार्मूला यहाँ पे लगाओगे, डायमीटर 20 दिया हुआ है, आर हो जाएगा 10, सो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और एच हमें निकालना है, 10 का स्क्वायर एच निकालना है। और ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये आपका 1000 बच जाएगा, है ना। सो 10 दाएँ 100 हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब एच इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, इसको जब काटोगे तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। एच इज इक्वल्स टू आपका निकल के आएगा 10 ml, जो आपका ए में दिया हुआ है 10 ml। सिंपल है, आप फार्मूला में फिट करो, फार्मूला इज इक्वल्स टू ये करो, आपका आर निकालो, आपको डायरेक्टली निकल जाएगा। 35 नंबर पे देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ थ्रेड यूज इन लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल। सो लीड स्क्रू, जो मशीन टूल का लीड स्क्रू होता है, उसमें कौन से टाइप का थ्रेड इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। सो आपका इसमें एकमी थ्रेड होगा, और यहाँ पे ऑप्शन यदि एकमी थ्रेड नहीं है तो उस केस में आपका ट्रेपेजोइडियल थ्रेड हो जाएगा। इसका जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है, और एकमी थ्रेड का जो होता है 29 डिग्री का होता है। वी थ्रेड जो होता है ये 60 डिग्री का होता है। बटरेज जो होता है वो आपका 45 डिग्री होता है। सॉ टूथ थ्रेड जो होता है स्पेशल यूज होता है, जो लकड़ी मतलब नहीं, जो आपके बट एक एक करके देखते हैं। जो बटर थ्रेड होता है उसका 45 डिग्री होता है, और इसका जो यूज़ होता है जो पावर प्रेस होते हैं, कारपेंट्री वाइसेस होते हैं, रैचेट्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। वहीं आपका जो सॉ टूथ थ्रेड है, सॉ टूथ थ्रेड जो होता है, इसका जो क्या होता है कि ये हाई एक्सेल लोड को जो क्या करता है, अप्लाई करता है एक ही डायरेक्शन में। सो इसीलिए इसका यूज़ जो होता है वाइसेस में हो गया, स्क्रू जो एक हो गया, पावर प्रेसेस हो गए, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वी थ्रेड को जो होता है, वी थ्रेड को नहीं है, मतलब मैट्रिक थ्रेड भी बोलते हैं, जिसका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और ये जनरल फास्टनिंग वर्क में इसका उपयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो फर्स्ट टेप, सेकंड टेप और बॉटमिंग टेप, मतलब आपका टेप जो होते हैं वो कैसे अंतर क्या होता है इनमें, फर्स्ट सेकंड और जो बॉटमिंग टेप होता है उसको डिफरेंस आप कैसे, तो लीड जो होता है टेपर लीड होता है, उससे हम पता करते हैं। जो आपका फर्स्ट टेप, सेकंड टेप और बॉटमिंग टेप जो होता है उससे भिन्न होते हैं, टेपर लीड से वो भिन्न होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज फीसबैक टेप फाइल। तो फीसबैक फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो आपका क्रॉसिंग फाइल जो है उसको हम बोलते हैं, फीसबैक फाइल भी बोलते हैं। इसमें और जो फाइल दिए हुए हैं, रिफलर फाइल जो होता है, रिफलर फाइल स्पेशल फाइल होता है, टिंकर फाइल भी स्पेशल फाइल होता है, मिल्सो फाइल ये भी स्पेशल फाइल है, जिसमें आपका जो मिल्सो फाइल होता है उसका जो यूज़ होता है, इसका ये जो मिलते हैं 3 सेट, एक सेट में 3 होते हैं, इसमें आपका फ्लैट रहता है, स्क्वायर रहता है और राउंड रहता है। और साथ ही जैसे बैरेट फाइल होता है, ये स्पेशल यूज का होता है जो बैरेट फाइल है। इसमें अलग अलग और भी होते हैं, बैरेट फाइल हो जाएगा, इसमें रिफलर फाइल हो गया, और क्या रह जाएगा। सो ये 4 में देखो, रिफलर भी होता है जहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे फिनिशिंग के लिए होता है स्पेशली। और जो आपका जैसे रिफलर फाइल है, इसका क्या होता है, डाई सिंकिंग जो होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है रिफलर फाइल का, डाई सिंकिंग। और जहाँ पे इनग्रेविंग करा जाता है
किसके द्वारा, सिल्वर स्मिथ के द्वारा, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और भी जैसे यूज होते हैं स्पेशल फाइल में, आपके रोटरी फाइल होते हैं, स्विस पैटर्न फाइल होते हैं, और आपका वर्डिंग फाइल होता है। सो यहाँ पे 4 ही पूछा था। टिंकर फाइल जो है, टिंकर फाइल भी स्पेशल फाइल में के अंतर्गत आता है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपका 38 नंबर पे क्वेश्चन है। 38 में सीट मेटल वर्कर एनबिल इज नोन है। जो सीट मेटल वर्कर का एनबिल होता है उसको दूसरा और किस नाम से जानते हैं? सो आपका वो स्टैक के नाम से जाना जाता है। बाकी हमने हैमर जो स्ट्राइकिंग टूल है, स्नीप क्या होता है, काटने के लिए, सीट मेटल में काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीजल होता है, चीजल का इस्तेमाल एक्स्ट्रा मटेरियल को मतलब हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैमर जो स्ट्राइकिंग टूल है। 39 नंबर पे देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चेम्बर। तो हाई वैक्यूम चेम्बर में जो होता है वेल्डिंग को पूरा किया जाता है, वो कौन सा टाइप का वेल्डिंग होता है? तो वो आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होता है उसको हाई वैक्यूम चेम्बर के अंदर किया जाता है। बाकी तीनों जो होते हैं बाहर यूज़ किए जाते हैं। अगले सवाल पे देखते हैं 40 नंबर पे। तो इसमें एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री टू द वर्क सरफेस एट कटिंग एज। अच्छा, ये आपका कैसे बोल रखा है कि एंगल बिटवीन टॉप फेस, मतलब ये आपका चीजल कटिंग एज वर्क सरफेस। जैसे आप चीजल पे लेते हो या किसी और चीज़ पे भी लेते हो कटिंग टूल पे, तो मैं क्या करता हूँ इसको चीजल से बताता हूँ। ये आपका जैसे सब चीजल हो गया, ये मैं बना देता हूँ फ़ोटो। ये आपका चीजल हो गया, ये वर्क सरफेस हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री यहाँ पे ये पॉइंट लेके आता हूँ। सो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे कटिंग पॉइंट नॉर्मल 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया वर्क सरफेस से, ये वर्क सरफेस। सो और यहाँ पे एंगल बिटवीन टॉप फेस, तो ये टॉप फेस जो है, ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका इसको रैक एंगल बोलते हैं। वहीं क्लियरेंस एंगल आपका निचला जो है, पॉइंट एंगल आपका जो ये जुड़ गया, ये आपका पॉइंट एंगल हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल जो सरफेस से जो इसमें बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्लियरेंस एंगल हो गया। इंक्लिनेशन हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट हो गया, इसके बीच का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका सरफेस तक, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। झुकाव कितना है। 41 नंबर पे टूल चैटर्ड, मतलब जो औजार होता है वो ड्रिलिंग में आता है। टूल चैटर इज कवर्ड बाय, तो क्या कारण है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जब आपका टूल चैटरिंग का साउंड आता है उस टाइम पे क्लियरेंस का मेन रोल होता है। क्लियरेंस में आपका जब ज़्यादा क्लियरेंस देते हो उस केस में उसमें साउंड आता है, क्योंकि जब वो मेटल से लगेगा तो साउंड को रोक देगा, लेकिन वही आप क्लियरेंस रहोगे तो साउंड आपका बाहर आएगा। तो आपका बी जो है आपका एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल, वो आपका टूल चैटरिंग टूल जो होता है उसका चैटरिंग का साउंड आता है, उसके पीछे कारण ये होता है एक्सेसिव क्लियरेंस। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम 42 नंबर पे। हाई कार्बन स्टील आर मशीन्ड यूजिंग टूल हैविंग, मतलब हाई कार्बन स्टील को क्या होता है, मशीनिंग करने का काम करते हैं, तो उसमें क्या रखते हैं उसके बारे में पूछा है। औजारों से युक्त औजारों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जैसे देखोगे स्मॉल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बारे ऐसे करके पूछा जाता है। तो ये जैसे ये पूछा हुआ है, तो हाई कार्बन स्टील का जनरली क्या होता है कि इसमें जो रैक एंगल होता है वो आपका नेगेटिव होता है। सो हाई कार्बन जितने आप हार्ड मटेरियल पे जाते जाओगे उसके लिए नेगेटिव होता है, और जो आपका सॉफ्ट मटेरियल पे जाओगे उस पर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका जो होता है हर जगह यूज होता है। जैसे आप ये आपका लेथ से है ना। सो रैक एंगल का जहाँ लेथ का जो टूल होता है उससे रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन हाई कार्बन स्टील का। और जीरो रैक एंगल जो होता है वो कास्ट आयरन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पॉजिटिव रैक एंगल वाले जो होते हैं उनमें आपका जो है सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया जाता है, जिससे आसानी से चिप्स, और उसमें चिप्स भी आते हैं। अब जैसे नेगेटिव वाले में क्या होता है चिप्स कम आते हैं, पॉजिटिव में क्या है चिप्स ज़्यादा आएंगे, बड़े बड़े आएंगे। ये आपका 43 नंबर है। ये आपका क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन बनता है ये 12th, जब आप 12th जिन्होंने किया होगा साइंस बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड में भी मैथ से जिन्होंने किया होगा उनके लिए ये क्वेश्चन 12th में है। बाकी इनका जैसे पूछ रखा है ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, जिसमें ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स का पावर 3 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। सो जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत लंबा बनता है ना। सो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, क्योंकि लंबा कैलकुलेट करूँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा।
ये सवाल जनरली आते नहीं हैं, बाय मिस्टेक ये पूछ लिया होगा उस टाइम पे, है ना। सो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1/4 10⁻⁻1 x4, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1/4 10⁻1 x⁴ जो है उसका आंसर आ जाएगा। 44 नंबर पे आते हैं। इसमें इन द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील 20 mm और रोटेशनल RPM जो दे रखा है 20 दे रखा है। तो इसमें क्या निकालना है, RPM निकालना है। RPM कितना होगा उसका पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड का πdn/1000। इस पर जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वो 318 आता है। तो नियरेस्ट आपका 320 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पाई ऐसे कटिंग स्पीड क्या है, इसमें कटिंग स्पीड ये आपका 20 है। 20 × 1000 डिवाइडेड बाय पाई का मान होता है 22/7 और आपका ये दूसरा भी 20 है। 20 और 20 कट जाएगा, 7000 डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा। 300 प्लस आता है, 300 के रेंज में कोई नहीं है आपका, ये हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाय 22। 22 दिया 6600 हो जाएगा, बचेगा 400, तो वही 318 हो जाएगा, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन में है द एंगल ऑफ द प्रिंग पंच यूज फॉर विटनेस मार्क। जो प्रिंग पंच के बारे में पूछा है, जो विटनेस मार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विटनेस मार्क के लिए एक क्वेश्चन पहले भी था, तो वो आपका जो होता है 60 डिग्री वाला। इसमें क्वेश्चन था क्या, 60 डिग्री का जो एंगल होता है उसको क्या था। अब ये क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन था। सो आपका विटनेस मार्क के लिए 60 डिग्री 30 डिग्री होता है लाइट पंच के लिए, और सेंटर मार्क के सेंटर पंच जो होता है 90 डिग्री आपको ड्रिल पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइन द। सो हेलिक्स एंगल क्या डिटरमाइन करता है ड्रिल बीट में, उसके बारे में पूछा है। तो वो आपका रैक एंगल को डिटरमाइन करता है। 47 नंबर पे क्वेश्चन है फॉर टर्निंग ऑपरेशन। जब आप टर्निंग कर रहे हो, इफ द स्पिंडल इज इतना RPM, डायमीटर ऑफ इतना, ये भी आपका कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है। इसमें कटिंग स्पीड सीधा निकालना है। सो πdn/1000 में आप जब लगाओगे सो n हो जाएगा आपका 128 और ये d जो हो जाएगा 25, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा मैं चलो कैलकुलेट कर देता हूँ। सो ये कटिंग स्पीड निकालना है। कटिंग स्पीड इज इक्वल्स टू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 20 डायमीटर ऑफ रोड, तो आपका 25 है। 25 इंटू 128 है, 128। जब इसको आप काटोगे तो आपका निकल जाएगा 7, ये आपका 3 टाइम में हो जाएगा ना। 25 दिया 75 और इसको मल्टीप्लाई करो 2500 हो जाएगा इधर। 25 25 600 3000, 3 3 9000। ये दिया हुआ है आपका मिलीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में है। सो 9000 मतलब 10 मीटर के करीब आ रहा है आपका। 10 मीटर पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि 9000 प्लस जो आ रहा है 9000 प्लस आ रहा है, मतलब एग्रीगेट नहीं है। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आपका 25 पहले तो 2500 हो गया। 2500 से इसको 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो 700 800 होता है। सो आपका 32 3300 हो गया, और 3300 को 3 से करोगे तो आपका तकरीबन 98 99 mm में आ गया। उसको जब आप चेंज करोगे तो आपका 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका 9.8 9.9 मीटर आ जाएगा, जो है नहीं आपका उन्होंने एवरेज दे रखा है। तो 10 मीटर पर मिनट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टेपर टर्निंग एंड बोरिंग। टेपर टर्निंग और बोरिंग के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे पूछा है। तो पर टेपर टर्निंग और बोरिंग के लिए क्या होता है, टूल को हमेशा सेट जो किया जाता है हमेशा सेंटर पे सेट किया जाता है। एग्जैक्टली सेट द सेंटर। तो आपका सी में जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, टूल को हमेशा सेट करना चाहिए कहाँ, हमेशा सेंटर पे सेट होना चाहिए एग्जैक्टली। 49 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, फॉर टर्निंग लेंदी टेपर, मतलब लंबा टेपर है विद ए स्मॉल टेपर एंगल, मैटर ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड है। उसके बारे में पूछा है कि मतलब छोटी टेपर कोण वाली लंबी टेपरों के वर्तन के लिए टेपर वर्तन का तरीका कौन सा है, उसके बारे में पूछा है। जो आपका स्मॉल टेपर एंगल और लेंदी टेपर होगा, टर्निंग करना है लंबा टेपर और स्मॉल टेपर एंगल होगा उसके लिए। तो उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है आपका ऑफसेट मेथड होता है। ऑफसेट में आपका टेल स्टॉक मेथड जो है, ऑफसेट द टेल स्टॉक मेथड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आपका जैसे फॉर्म टूल जो होता है, फॉर्म टूल का होता है
टेपरिंग करने के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है। साथ ही मतलब इसमें जहाँ पे शॉर्ट मतलब बहुत छोटा होता है एक्सटर्नल टेपर, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अगले पे देखते हैं स्विवलिंग द कंपाउंड स्लाइड, ये 360 में होता है। अगले चलते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन पे हैं। तो फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्ज डायमीटर लार्जर डायमीटर ड्रिल विल हैव, सेम कटिंग स्पीड है, लार्ज डायमीटर है और उसमें आरपीएम कंपेयर टू स्मॉल, स्मॉल की कंपैरिजन क्या होगा उसके बारे में पूछा है। सो आपका स्मॉल जो डायमीटर का होगा उसमें आरपीएम ज़्यादा होगी और जो बड़ा होगा वो कम होगा। सो किससे कंपेयर कर रहा है, स्मॉलर से कंपेयर कर रहा है, तो आपका लेसर हो जाएगा। जब आपका स्मॉलर होता है इस साइड में आपका बिग वाला होता है लार्जर डायमीटर, उस टाइम पे बड़ा हो जाता है, हायर हो जाता है। सो ये कंपेयर कर रहा है लार्जर डायमीटर को स्मॉलर से। तो स्मॉलर क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसके अब, लेकिन ये लार्जर डायमीटर कंपेयर किससे कर रहा है, स्मॉलर से। तो लार्ज डायमीटर वाला जो होगा वो हमेशा कम ही होगा, उसका आरपीएम जो होगा वो कम होगा, कटिंग स्पीड जो है वो कम होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एकमी थ्रेड का एंगल पूछा है तो आपको 29 डिग्री हो जाएगा, होता है। 52 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें आपका माइक्रोमीटर का दे रखा है, लिस्ट काउंट है ना, व्यास 75 से 100 मीटर का है। मतलब वो आपका जो सेट है परास जो है, मतलब रेंज जो है 75 से 100 mm का है, तो आपका बेसिक मान लो 75 हो जाएगा। बैरल रीडिंग जो है 15.50 है, तो 15.50 जोड़ोगे तो 90.50 हो जाएगा, 10 टिम्बल डिवीज़न हो जाएगा, तो आपका 15.60 हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें जो है आपका 15.60। अच्छा ये आंसर जो है ना, आंसर इसके ऑप्शन जो है वो आंसर में गलत है, क्योंकि इसमें देखिए 75 से 100 का रेंज था। सो 75 प्लस आप 15.5 करोगे तो वो आपका 90.60 आएगा, जो कि आंसर में 15.60 दिया हुआ है। आंसर सॉरी ये 15.60 जो है, ये बाकी सारे 15 में ही दिए हुए हैं, तो हमके आंसर ये चीज़ बाद में उन्होंने रिजेक्ट किया होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90.60 हो जाएगा। अगले पे देखते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन में, द फॉर्म ऑफ थ्रेड इज सो थ्रू थ्रेड। सो फॉर्म ऑफ थ्रेड पूछ रहा है इसमें, जो सो टू थ्रेड होता है उसके बारे, तो आपका ये होता है ये इंक्लिनेशन जो होता है 3 डिग्री का होता है, और जो अदर साइड होता है दूसरा एक साइड जो होता है वो 30 डिग्री एंगल के साथ होता है। अगले पे चलते हैं आपका 54 नंबर पे, पिन टेपर का पूछा है। पिन टेपर पिन रीमर में टेपर होता है। पिन में आपका होता है 1 इंच 50 का है, और जो की होते हैं उसमें आपका 1 में 100 होता है। मतलब टोटल लंबाई यदि 100 है तो उसमें 1 होगा। अगले देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में, तो 12 मीटर का व्यास के रीमर के मृदु इस्पात का छिद्र बनाना है। अगर होल मेड भी स्टील 12 डायमीटर अंडर साइज दे रखा है इसमें, और आपका ये ओवर साइज है, और ड्रिलिंग भी होल बिफोर रीमिंग, तो उसमें प्रवेदन के लिए कितना व्यास होगा। तो उस केस में क्या होता है, इस डायमीटर से ड्रिल डायमीटर से क्या होता है, रीमर साइज निकालने के लिए क्या निकालना है, होल इज मेड 12 डायमीटर रीमर अंडर ओवर व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ ड्रिल निकालने के लिए होता है जो रीमर साइज़ दिया हुआ है। रीमर साइज़ आपका कितना है, 12 है, माइनस करोगे अंडर साइज़ प्लस ओवर साइज़। सो 12 माइनस हो जाएगा आपका 12 माइनस 0.3 प्लस 0.35, तो माइनस हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 11.65 आ जाएगा। आपका ए जो है आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें 10 मीटर का है, षटभुज है, रेगुलर हेक्सागोन जो है उसका साइड जो है वो 10 mm का है, मतलब भुजा जो है 10 mm का है, क्रॉस फ्लैट हेक्सागोन। सो फ्लैट टू फ्लैट हेक्सागन का जो है वो कितना होगा उसके बारे में पूछा है। आपका इसका जो आएगा वो आपका तकरीबन 17 पॉइंट कुछ आता है, 17.32, ये आपका 17.32 है इसका। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो एक लैमिज थ्योरम करके है, उस पर यूज़ किया गया है लैमिज थ्योरम से। सो इसका मैं डायरेक्टली जो लास्ट का है वो मैं कर देता हूँ। जैसे उसका फार्मूला जो निकलता है लैमिज थ्योरम का, एक से ट्रायंगल बना दिया आपने ऐसे करके, तो इस पे आपका 30 30 हो जाएगा, ये आपके 60 हो जाएंगे, ये आपका 90 हो जाएंगे,
तो ऐसे करके जब इसका फार्मूला फाइनल बनता है वो आपका होता है साइन थीटा करके, जैसे गिवन दिया हुआ है क्या 10 दिया हुआ है आपका, जैसे इसमें 10 दिया हुआ है 10 mm, तो आपका एक ये 5 हो जाएगा, ये एक 5 होगा। जब इसमें साइन थीटा लगाओगे तो आपका 5/sin थीटा हो जाएगा। जो लेमिस थ्योरम है उसके हिसाब से π/sin 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये 60 है, ये 30 है, तो 30 डिग्री का निकालेंगे। सो 1 मिनट। सो इसमें जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका कैलकुलेशन सिंपल आपका एक मैंने ये आपका ट्रायंगल एक बनाओगे तो इसमें आपका 30 डिग्री, ये दोनों 30 डिग्री, ये आपके 90 हो जाएगा, ये आपका 60, एक 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है, इसमें आप 30 sin 30 का और sin 60 का दोनों का निकालोगे तो आपका 5/a का हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा आपका वो उसको x/2 करके आपका sin 60 करके निकालोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 हो जाएगा, और sin 30 का 1/2 होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, और x/2 हो जाएगा, x/2, और इसका होता है √3/2 हो जाता है। सो ये 2x हो जाएगा, तो x आप देखोगे तो x ये आपका इससे ये कट जाएगा, 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, है ना। सो √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है। इससे आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 7 ये इसका, सो 10 आपका यहाँ पॉइंट एक आ जाएगा, 17.32 हो जाएगा। तो आपका ए में आंसर जो है 17.32। अगले में देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। इसमें द प्रोसेस ऑफ डीपिंग एनोडाइज पार्ट इज हॉट वाटर इज नोन एज। तो हॉट वाटर में जो होता है एनोडाइज डीप मतलब डालने का काम जो होता है वो जो क्या है, तप्त जल में एनोडित भाव को निमज्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसके बारे में पूछा है। सो वो जो होता है आपका सीलिंग कहलाता है। जो प्रोसेस होता है डीपिंग एनोडाइज पार्ट में, उसमें हॉट गर्म पानी जो डाला जाता है उसको बोलते हैं सीलिंग। वहीं आपका जैसे कैलोराइजिंग जो होता है वो आपका एलुमिनियम मटेरियल पे किया जाता है। वो क्या होता है, सरफेस मॉडिफिकेशन करा जाता है। तो आपका कैलोराइजिंग जो होता है वो एलुमिनियम जो होता है उसका जो सरफेस होता है उसको मॉडिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें डिफ्यूज़ किया जाता है एलुमिनियम को, कहाँ पे, स्टील पे। सो आपका एलुमिनियम को स्टील के ऊपर जो लगाया जाता है वो आपका कैलोराइजिंग होता है। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है स्टील के ऊपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इसमें भी ये भी क्या होता है, सरफेस कोटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। उसकी सहायता से क्या होता है, थिन लेयर को मेटल में के ऊपर डाला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें इनऑर्गेनिक कोटिंग के बारे में पूछा है। कौन है एग्जाम्पल जो इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक विलेपन का एक उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है इनऑर्गेनिक का वो आपका वर्निश कोटिंग, जिंक क्रोमेट, ऑयल पेंटिंग। इसमें इनऑर्गेनिक कोटिंग का जो एग्जांपल है वो आपका जो सिरामिक कोटिंग है वो आपका इनऑर्गेनिक का हो जाएगा, ये आपका सिरामिक है। बाकी ऑयल पेंटिंग, वर्निश हो गया, जिंक क्रोमेट प्राइमर हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक में सिरामिक के अलावा और भी आते हैं, जिसमें आपका ग्लास का हो जाएगा, सीमेंट का हो जाएगा, केमिकल कन्वर्जन कोटिंग जो होता है वो आपका इनऑर्गेनिक में आता है। और जो ऑर्गेनिक होता है इसमें ऑयल आ जाएगा, रेजिन आ जाएगा, वर्निश आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, ये सारे आते हैं ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में। और मेटल वाले में उसके अलग अलग आते हैं, जिसमें आपका ऑक्साइड का, क्रोमेट का, फॉस्फेटिंग, जिंक, एनोडाइजिंग, वो सारे आ जाएंगे मेटल पे भी। बाकी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो डन इन मटेरियल इज डिटरमाइन। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है प्रासर्य परीक्षण जो होता है किसके निर्धारण के लिए किया जाता है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो जो अल्ट्रासोनिक होता है वो मेन होता है जो सरफेस के अंदर जो होते हैं क्रैक्स होते हैं उसको चेक करने के लिए। तो क्रैक्स जो होता है नीचे की दरार, मतलब क्रैक्स बिलो द सरफेस, मतलब सरफेस से नीचे उसके मेटल के अंदर जो होता है क्रैक्स, उसको पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं हम। तो 60 नंबर क्वेश्चन पे है द हार्डेस्ट टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड। तो डायमंड के बाद जो अगला हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो आपका क्यूबिक बोरोन नाइट्राइट जो होता है डायमंड के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। उसके बाद जैसे देखते हैं बाकी बाद में आ जाएंगे, ये आपके स्टेलाइट तो बहुत कम होता है, सिरामिक बहुत ही कम होता है, सीमेंटेड कार्बाइड होता है। इस चारों ऑप्शन में
डायमंड के बाद ये आपका क्यूबोन नाइट्रेट क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट जो होता है वो आपका सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल होता है। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हिच व्हेन अ टूल इज सेट बिलो द सेंटर, जब आप सेंटर से नीचे आप टूल को सेट कर रहे हो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होता है, जो ऊपर का रैक एंगल होता है वो घट जाता है। क्या है, टॉप रैक एंगल कम, ये डिक्रीज, मतलब शिखर एक कोण में है कटौती होती है, तो टॉप रैक एंगल जो होता है वो डिक्रीज होता है। 62 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है गोलक का 400 स्क्वायर, इसका पूछा है व्यास कितना होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr होता है इंटू 400 पाई है ना। सो पाई कट जाएगा, 4r बच गया, r इज इक्वल टू करोगे तो 100 हो जाएगा। डी में जो है आंसर आपका 100। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, सिंपल आपको फॉर्मूले जाने चाहिए। जो मेंसुरेशंस के सवाल आते हैं वो VSSC में बहुत पूछते हैं, तो इनके आपको सवाल के उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व करते हैं। जिसमें इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, व्यास निकालना है। तो आप जैसे आप 4πr इज इक्वल टू जैसे 400 पाई हो गया है ना। सो इसमें क्या होता है, पाई टू पाई तो काट दिया आपने, 4 से आप इसको भी काट दिया तो 100 बच गया। सो r इज इक्वल टू कितना आया, 100 आया। सो आपको निकालना कितना है, डायामीटर निकालना है। डायामीटर ही पूछा है ना, डायामीटर पूछा है। तो 100 जो है ये mm में है, ये आपका mm में है, और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये भी mm में ही दिया हुआ है ना। क्या है, सरफेस एरिया 4πr² होता है ना। तो ये आपका 10 हो जाएगा। जब 10 को आप इससे d इज इक्वल टू r/2 होता है, d इज इक्वल टू r/2 होता है, r इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 करोगे तो आपका 20 mm हो जाएगा। मैं 100 पहले बताया था, तो आपका 20 mm हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे आया है। सो इसमें क्या पूछा है, जनरल पर्पस ड्रिल के लिए जो होता है कौन से टाइप का यूज़ किया जाता है, उसके बाद कौन से टाइप का उपयोग में लाया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका नॉर्मल टाइप का होता है, टाइप एन जो होता है उसका जनरल पर्पस वर्क में किया जाता है। जो एस है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, एच जो होता है हार्ड मटेरियल के लिए होता है। सम टाइम इनके एंगल पूछे जाते हैं। तो सॉफ्ट जो होता है वो आपका 10 से 13, ये आपका 18 से 21 होता है, और 28 से 30 होता है एक। अगले पे आते हैं आपका, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये आपका डिस्टेंस का है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सो इसमें सेंटर ऑफ सर्कल में दे रखा है कि एक साइड का है, दूसरे साइड का है। डायमीटर ऑफ, सो कोऑर्डिनेट है एक दूसरे का, अदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें एक चार्ट बनाते हैं। सो 1 2 3 4 है ना। तो पहले में क्या दिया है, 2 दिया है एक्स और वाई का। एक्स मतलब ये आपका 2 हो जाएगा, और इधर जो है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। अगले में 3 और 2 है, तो इसका 3 और इसका 2 है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है ये वाले पॉइंट पे। सो इस पे जैसे आप ये बन गए हैं, तो इसका क्या पॉइंट हो जाएगा अब, है ना। सो ये आपका क्या है, 2 3 है। सो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका जैसे करते हो 1 2 3, या पहले जैसे 2 2 यहाँ, इसमें 3 करते हैं तो 2 3 का एक पॉइंट बन गया, और दूसरा 3 2 का एक पॉइंट ये बन गया। सो ये 3 2 हो गया, ये 2 3 हो गया। यहाँ पे एक सर्कल अब बनाते हैं। सो यहाँ पे जैसे आप सर्कल बनाओगे, सो ये एक जो पॉइंट बनेगा, एक ऐसे सर्कल बन गया। सो ये ऐसे बन जाएगा ना। सो यहाँ सर्कल जो बनेगा आपका, एक तो ये दोनों का हो गया, एक ये बढ़ेगा तो यहाँ पे 4 तक जाएगा। सो ये आपका 1 4 हो जाएगा, है ना। सो इधर से ये इस तरह से सर्कल बनेगा। सो फाइनल कोऑर्डिनेट जो बनता है वो यहाँ ऊपर बनेगा, नीचे नहीं जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यहाँ तक जुड़ा हुआ है, ऊपर जाएगा। सो ये 1 4 हो जाएगा। जो फाइनल कोऑर्डिनेट है 1 4 हो जाएगा। तो आपका सी में जो आंसर है वो आपका 1 4 ये आंसर हो जाएगा। 65 नंबर पे देखते हैं, लेथ डॉग जो होता है उसका यूज़ जो होता है, उसका यूज़ पूछा है लेथ डॉग का। तो लेथ डॉग जो होता है उसका मेन यूज़ जो होता है वो ड्राइविंग करता है। जब
वर्क क्या होता है, टर्निंग करा जाता है किस में, सेंटर पे है। तो ये आपका ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर, तो केंद्रों के बीच वर्तन के दौरान कार्य करने के लिए लेथ डॉग का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन पे है, अगर एक आइसोमेट्रिक चूड़ी का मुख्य व्यास मतलब मेन डायमीटर जो है आपका 6 ml है और पिच जो है 1 mm है, तो टैप प्रवेदन का अविस्तृत क्या होगा। पिच टैप क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। मेजर डायमीटर दिया हुआ है 6 mm का है और पिच जो है 1 mm का है। इसमें होता है टैप साइज निकालने के लिए जो डायमीटर दिया हुआ है उसमें माइनस करेंगे पिच को, तो 6 - 1 5 mm हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 67 नंबर पे। ये है आपका द पार्ट ऑफ टेपर सेंक ड्रिल विल फिट इनटू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। टेपर सेंक प्रवेदन का वह भाग जो प्रवेदन मशीन तुर के खांचे में फिट होता है, जो खांचे में फिट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका वो टैंग होता है। टेपर सेंक जो होता है उसमें आपका उसको टैंग बोलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम। इसमें जैसे पॉइंट हो जाएगा तो ड्रिल बिट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है इसको पॉइंट बोलते हैं। बॉडी हो जाती है आपकी, बॉडी हो जाएगी। टैंक जो है सबसे ऊपर में होता है आपका, टेपर सेंक का जो होता है वो टैंक कहलाता है। उसके बीच में जो एक नेक कटा होता है ऐसे करके। 68 नंबर पे आते हैं हम। यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछा है लेंथ का, तो आपका मीटर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में लिस्ट काउंट पूछा है। इंजीनियर रूल जो होता है बेसिकली आपका स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है वही आपका इंजीनियर रूल का होता है। तो 0.5 mm जो है उसका लिस्ट काउंट होता है। ये आपका माइक्रोमीटर का होता है 0.01 mm। 70 नंबर क्वेश्चन में है माइल्ड स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। सो आपका सी में जो है 7.8 हो जाएगा। ये 2.7 जो होता है एलुमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और माइल्ड स्टील का 7.8 होता है। 71 क्वेश्चन में है एबिलिटी टू मेटल रेजिस्टेंस शॉक और इम्पैक्ट। शॉक और इम्पैक्ट को जो सहन करने का जो क्षमता होता है मेटल में, वो उसको क्या बोलते हैं। एबिलिटी जो होती है वो आपका टफनेस होता है। टफनेस के कारण ये होता है शॉक को और इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। भंगुरता में क्या होता है, इम्पैक्ट और शॉक देते हो अचानक से तो वो टूट जाता है। हार्डनेस में क्या होता है, अब्रेशन और स्क्रैचिंग का जो होता है विरोध करता है। साथ ही कटिंग एबिलिटी उसमें अलग से होती है। डक्टिलिटी जो होता है इसके कारण होता है, उसमें किसी भी मेटल को हम वायर के फॉर्म में हम बना सकते हैं। 72 नंबर में पूछा है जनरल पर्पज़ जो ड्रिल होता है उसका एंगल कितना होता है, तो आपका 118 डिग्री होता है। जितना आप एंगल जैसे इसमें कम होते जाओगे तो सॉफ्ट मटेरियल ऐड होते जाएंगे और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो आपका वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता जाएगा। जैसे कि आपका जो 80 डिग्री का मिलता है कहीं, 90 to 80 मतलब ऐसे सवाल रहते हैं। तो 80 डिग्री जो होता है 90 डिग्री भी रहता है तो वो आपका एलुमिनियम के लिए यूज हो जाएगा। और जो प्लास्टिक रबड़ होते हैं उनके लिए 60 डिग्री एंगल में यूज किया जाता है जो ड्रिल होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रिल चक आर फिटेड इन द ड्रिल मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। सो जो वेदन चकों को वेदन यंत्र तुर्क में के जरिए किसके द्वारा फिट किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो आर्बर जो होता है, आर्बर के द्वारा ड्रिल चक को जो होता है वो मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है। वहीं ड्रिफ्ट जो होता है वो निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट का जो टेपर सेंक के ड्रिल होते हैं उनको निकालने के लिए ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पिनियन और की अलग चीज़ है, नर्ल रिंग ये भी अलग चीज़ है। 74 नंबर पे देखते हैं। ये जो पिनियन वाला है गियर में आएगा जब ये छोटे और बड़े वाले होते हैं उस पर यूज होता है। नर्ल रिंग का होता है जो पार्ट होता है, ये आपका रिंग टाइप है, इसमें नर्लिंग किया हुआ रहता है। नर्लिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रेट होता है, क्रॉस होता है, डायमंड होता है, एंगुलर होता है। 74 नंबर पे आते हैं। इसमें आपका चूड़ी का साइज़ दिया हुआ है और इसमें 1.25 क्या है उसके बारे में पूछा है। तो ये एम जो है वो मेट्रिक है, 12 जो है वो डायमीटर का साइज़ है 12 mm का, और ये 1.25 जो है ये आपका पिच है। और इसी के बारे में पूछा ये क्या है, तो पिच ऑफ द थ्रेड हो जाएगा। ये आपका पिच ऑफ द थ्रेड है। 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। तो मेटिंग पार्ट के जो बीच का गैप चेक करा जाता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है उसके बारे में पूछा है। सो आपका फीलर गेज होता है जो बीच के मेटिंग पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो फीलर गेज होता है। रेडियस गेज और फीलर गेज दोनों के दोनों सेम होते हैं। आपके दोनों रेडियस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ड्रिल गेज जो होता है ड्रिल का डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, द स्पीड एट विच द कटिंग एज पासेस ओवर द मटेरियल वाइल
कटिंग इज नोन एज, तो उसमें कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन के कोर के वेग को, कर्तन का जो कोर होता है उसको वेग को क्या कहा जाता है उसके बारे में पूछा है। तो कब, जब कटिंग स्पीड में, मतलब कटिंग एज पासेस, मतलब उसमें केस में जो बनता है वो आपका कटिंग स्पीड बन जाता है। सो कटिंग स्पीड जो होता है कटिंग एज के ऊपर चलने, मतलब कर्तन कोर के चलने के वेग को जो होता है कटिंग स्पीड कहा जाता है। आगे जैसे फीड रेट हो गया, फीड रेट क्या होता है, पर एक राउंड में जो जितना वो अंदर जाता है, मतलब मेटल पे काटता है, वो आपका फीड होता है एक राउंड में, पर रिवोल्यूशन में। रोटेशनल स्पीड हो गया, जो मशीन की 1 मिनट के अंदर उसकी घूमने की जो क्षमता है वो आपका रोटेशनल स्पीड होता है। मशीन स्पीड हो गया तो वो पूरे मशीन कहा जाता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसमें आता है, कितना जा सकता है मशीन। 77 नंबर क्वेश्चन में है द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियस होल ड्रिल होल एक्यूरेट साइड यूजिंग अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसका क्वेश्चन पहले क्या था, रीमिंग के बारे में पूछा था, पर उसने उल्टा पूछा था। सॉरी, ये ऑप्शन में था तो उस टाइम मैंने बताया था। सो आपका रीमिंग क्या होता है, इनलार्जिंग मतलब ये क्या होता है, जो पहले से जो होल बने हुए हैं उसको क्या करता है, बड़ा करता है, जिसमें एक यूज जो होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पहले से होल बना हुआ है उसको बड़ा करने के साथ क्या होता है, उसको फिनिश करता है एक्यूरेट साइज में। सो वही चीज़ लिखा है द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल्स टू एक्यूरेट साइज यूजिंग ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज नॉन एज रीमिंग। काउंटर बोरिंग में क्या होता है, गिवन डेप्थ दिया होता है वहाँ तक होता है, इसमें भी पहले से ड्रिल किए हुए ड्रिल को बड़ा, जो ड्रिल का होल होता है होल को बड़ा करने का होता है, लेकिन इसमें होता है डिफाइन होता है कि कितना डेप्थ तक करना है। बोरिंग में क्या होता है, वो आपका जितनी गहराई तक आपका ड्रिल है उतनी गहराई तक जो होल को बड़ा करना है उसके लिए आपका होता है बोरिंग किया जाता है। टैपिंग जो होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसको टैपिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। 78 नंबर क्वेश्चन में है एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो वो 60 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री आपका स्क्वायर थ्रेड का होता है, 30 डिग्री आपका ट्रेपेजॉइडल का होता है, ये किसी का एंगल नहीं होता है। 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं द टूल यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड इज नोन एज, मतलब बाहर का जो होता है, बाहर में थ्रेड काटने के लिए जो उपयोग किया जाता है टूल, उस टूल का नाम पूछा है, तो उसका टूल जो होता है वो डाई होता है, डाई के द्वारा बाहरी जो थ्रेड काटे जाते हैं। टैप होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रिल बिट होता है आपका होल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रीमर जो होता है, जो ड्रिल किया हुआ होल है उसको फिनिशिंग करने के साथ साथ बड़ा करने के साथ साथ एक्यूरेट साइज में फिनिशिंग करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपका रीमर होता है। 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, जो VSSC 2019 में आया हुआ था पेपर, जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है द सैंक ऑफ हैंड टैप। तो हैंड टैप के सैंक हैज़ 3 रिंग्स मार्क्ड ऑन। सो टैप जो होते हैं आपके, जैसे मैं आपको बना देता हूँ, ये आपका टेप हो जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, और एक और बनाता है, ये आपका एक टेप एक हो जाएगा। सो पहले इसके लीड में आपको डिफरेंस मिलेगा। इससे जो पूछा है 3 रिंग का, आपका 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया और एक में 1 हो गया, ऐसे होते हैं ना। तो 3 रिंग वाला पूछा है, मतलब इसके बारे। तो ये 3 रिंग जो होते हैं वो आपका बॉटमिंग टेप जो होता है उसमें होता है। फर्स्ट टेप जो होता है इसमें 1 रिंग होता है, सेकंड टेप जो होता है उसमें 2 रिंग होता है। इसमें जो डिफरेंसेस पाए जाएंगे आपको पहले पहचान करने के लिए रिंग से आप पहचान कर सकते हो। दूसरा, आपका जो नीचे आप आओगे लीड जो है, लीड में आपको डिफरेंस मिलेगा, लीड का जो डिफरेंस है वो भी मिलेगा। तीसरा जो है आपका एंगल का डिफरेंस मिलेगा तीनों के तीनों में, एक 4 डिग्री होता है, एक 10 डिग्री होता है, एक आपका 20 डिग्री होता है। सो इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, यहाँ पे स्पेस फॉर रफ वर्क के लिए है। सो इतना ही है। वीडियो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है वो आपको इस तरह से मिलता रहेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे भी इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा और बेहतर चीज़ें आपको देने का काम करूँगा। इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।